नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का प्यारे बच्चों तांडव के पहले क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो तांडव सीरीज है ये लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग अपने बोर्ड परीक्षा में हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजना कुमारी, विवेक कुमार हैं, राहुल कुमार जी हैं, रोशनी कुमारी हैं, निशांत कुमार जी हैं, आकाश कुमार जी हैं, शिवम कुमार जी हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सेशन में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास शुरू करने से पहले। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, है ना। एक बार शेयर कर देना व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना। चलिए, तो मेरे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने यहाँ लिखा है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 और मैथ सब्जेक्ट का नाम मैथ है और टाइप जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, हर दिन हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ेंगे। अगर आज हम लोगों ने मैथ्स पढ़े हैं तो कल क्या पढ़ेंगे एक बार बताना सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हमने आज मैथ्स पढ़ा है तो कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि 30 अंक हम लोग पक्का करें। मैथ में हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 30 में से हमें कितना सवाल बनाना होता है एक बार बताएंगे मेरे बच्चे। 30 में 15 बनाना होता है और 15 सवाल 2-2 अंक का होता है, अर्थात कुल 30 अंक का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का ये सीरीज होता है ना। उसके बाद ये बच्चों नाम रखे हमने तांडव, यानी इससे भगवान का बच्चों तांडव होगा। जो बच्चे इस पूरे सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वो बोर्ड परीक्षा में एकदम तांडव कर पाएंगे बढ़िया से। ये डे नंबर 1 है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को शेयर जरूर करें मेरे बच्चे। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, सबके साथ एक बार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें जल्दी से। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, थोड़ा जल्दी से। एक विद्यार्थी जी कह रहा है संस्कृत ग्रामर कहाँ, उसका भी होगा बच्चों। ये मत समझिए गुरुदेव ने छोड़ दिया है, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बचा हुआ पाठ है माउस देना, ठीक है, हम उसको भी पढ़ाएंगे जल्दी से। तो मेरे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर देना। और हमने आज आपसे पूछा है अपने पोल में कि हाउ इज द जोश, यानी इस सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है, जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो पोल का ऑप्शन है, वहां आप बता सकते हैं कि इस सेशन को लेकर मेरे बच्चों में कितना जोश है। क्या गुरुजी इसका नोट्स मिलेगा? नोट्स तो भाई इसका नोट्स क्या मिलेगा? मैथ्स में क्या नोट्स होता है, मैंने पहले बुकलेट जारी कर दिया है। ठीक है, हाय सर, हाय सर, हाय सर, बिल्कुल जोश हाई होना चाहिए। बैटरी बंद, कोई इशू है क्या बैटरी में? तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 दिन के अंदर हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं, अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं। जो चाहे हम उस चीज को 21 डेज के अंदर बदल सकते हैं। तो हम लोगों को जो ये रखना है, जो लक्ष्य है वो हमारा कितने दिनों का है? तो कहते हैं गुरुदेव हमारा लक्ष्य 21 दिनों का है और 21 दिनों के अंदर हम लोग कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए मेरे बच्चों, आज का मोटिवेशन है कौन कहता है कामयाबी
कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अर्थात आपका इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम जो देखेंगे इस सीरीज में, तांडव सीरीज में, आप लोग मुझसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो? एक बार बता दो कि मुझसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तांडव सीरीज में। गुरुदेव, हम आपसे पढ़ने वाले हैं नंबर 1 बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नंबर दूसरा मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नंबर तीसरा हम बात करते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा, है ना। संस्कृत पढ़ाऊंगा। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सीरीज के अंदर, ठीक है ना। एसएसटी कौन पढ़ाएंगे बच्चों? एसएसटी कौन पढ़ाएंगे? तो एसएसटी आप लोग को मनीष सर पढ़ाएंगे, है ना। एसएसटी कौन पढ़ाएंगे? मनीष सर पढ़ाएंगे, है ना। तो वो अपना एक टाइम निकाल करके वो आप लोग को एसएसटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4 चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट मनीष सर पढ़ाएंगे एसएसटी। अगर बच्चों टाइम मिले तो एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा, है ना। एक बार मुझे अगर टाइम मिले तो मैं वन शॉट लेकर के आप लोग को एसएसटी भी रिवीजन करा दूंगा। ऐसे मनीष सर मुझसे बेस्ट पढ़ाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे, एक बार समय मिले तो हम रिवीजन करा देंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बोलो, आर यू रेडी? जल्दी से मेरे बच्चे जल्दी बताओ, रेडी हैं सब लोग? कॉपी कलम लेकर बैठे हैं? और अगले 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट या लगभग 2 घंटे के आसपास आप लोग प्यारे बच्चों तैयार रहना, है ना। हर रोज हम लोग एक सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक। चलिए सभी बच्चे रेडी हैं? फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। चलो भाई, सभी बच्चे एकदम रेडी हो चुके हैं। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला, आप लोगों ने, अगर बच्चों बुकलेट नहीं आपको मिला है तो ऐप के अंदर में हमने एक, है ना, ऐप के अंदर हम चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। किसी को पता है कि नहीं बताओ? चैप्टर वाइज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पहले ही दे दिया है ऐप के अंदर। कहाँ दिया है? ऐप के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन दिया है। वो भी कौन से क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे बुकलेट का नाम दिया है हमने। शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे बुकलेट का नाम दिया है, बुकलेट का नाम दिया है। एक बार जरूर आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसको निकलवा लीजिएगा या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास वास्तविक संख्या, और मेरे साथ आप लोगों को बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1, है ना। वास्तविक संख्या का पहला टाइप 1 क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, वो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। 2026 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से नोट करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 और 255 का महत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है। बच्चों जल्दी से उठाइए कलम, लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको मैंने पढ़ाया होगा यूक्लिड विभाजन में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं बच्चों, माना जो संख्या बड़ी है उसको ए मानेंगे। तो ए बराबर क्या मानेंगे और बी बराबर क्या मानेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ए बराबर मानेंगे 870 और बी बराबर क्या मानेंगे? बी बराबर मानेंगे 225। कृपया बच्चों समझ लीजिए, जब आप बोर्ड परीक्षा में देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, इस चीज को यहाँ एक बॉक्स बनाइएगा और यहाँ लिखिएगा रफ कार्य, है ना। ये जो कार्य है ये कैसा कार्य है? ये रफ कार्य है। इसको जो आप लिखेंगे, तो मैंने सिखाया था बच्चों कि जो छोटी संख्या है उससे आपको बड़ी संख्या में भाग लगाना है। आप रफ कार्य यहाँ भी कर सकते हैं या सबसे पीछे में जाके कर सकते हैं। बच्चों कितनी बार भाग लगेगा? अगर मैं 3 बार भाग लगाता हूँ तो हमारे पास 675 हो जाएगा। 675, है ना, 675 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 10 में गया 5 तो बचा 5, यहाँ पर बचा 16, 16 में से गया तो 9, 195, 195 में फिर 225, तो एक बार में 195। और प्यारे बच्चों 195 एक बार में चला गया तो कितना बच गया? हमें लगता है 30 बचा, और 30 से 195, है ना, 6 बार में मेरे बच्चे 180 बच गया 15, और 15 से फिर 30 को, तो 2 बार में हमारा 30, अंतिम रूप से देखेंगे तो 15। क्या आप लोगों का सबसे लास्ट में 15 बचा है? जल्दी से बता दो। ये हमारा कौन सा कार्य है? याद रखना, जब भी आप पेपर देने जाओगे तो इस कार्य को रफ कार्य लिखना है। ये रफ कार्य है, ये आपको यहाँ नहीं दिखाना है, ये रफ कार्य है। तो बच्चों हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिखेंगे, पहले बच्चों क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से रूल कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर मैंने बताया था, जहाँ आर का मान b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा बच्चों। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने रखा होगा 870 को, 870 को आपने भाग लगाया 225 से, कितनी बार भाग लगा बच्चों? तो 3 बार। शेष कितना बचा? 195, है ना। फिर आपने भाग किसको लगाया? 225 को भाग लगाया, किससे लगाया? 195 से। कितनी बार लगाया? एक बार। शेष क्या बचा है बच्चों? तो शेष बचा है 30। फिर 195 को भाग लगाया, किससे बच्चों? 30 से। कितनी बार में? 6 बार में। कितना बचा है? तो 15 बचा है। फिर आपने बच्चों किसको भाग लगाया? तो सिर्फ फिर आपने भाग लगाया 30 को, किससे लगाया? 15 से। 2 बार, शेष बचा 0। तो यहाँ अंतिम भाजक बताइए क्या है? यहाँ अंतिम भाजक बच्चों, यानी अंतिम बार जिससे आपने भाग दिया है, यहाँ अंतिम भाजक बताएंगे कृपया करके आप सभी लोग कि अंतिम भाजक कौन सा है। तो अंतिम भाजक देखेंगे सबसे लास्ट में 15 है। यहाँ अंतिम भाजक बराबर 15, इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए मौसा बराबर इसीलिए मौसा बराबर 15 ANS बच्चों, ठीक है ना। तो कृपया बताइए कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो पहला सवाल आपके पेपर में, यही क्वेश्चन 2026 का पहला सवाल रहने वाला है, क्या आप लोग बना लोगे? तो जल्दी से यस लिखकर भेजना। हाँ सर, यही मतलब क्या? यही क्वेश्चन नहीं, यही मतलब ये सवाल रहेगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर मान चेंज होगा, ये वैल्यूज चेंज होंगे, ठीक है। जो लोग बना पाओगे जल्दी से यस यस लिखकर भेजना। चलिए सर जी बुकलेट में क्वेश्चन है? हाँ हाँ, ये बुकलेट में क्वेश्चन है, ये बुकलेट का ही सवाल है बच्चों। तो बिल्कुल मैथ में टेंशन नहीं लेने का, वही सवाल हम करवा रहे हैं जो बुकलेट में दिया गया है, बन जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, वही सवाल है 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों चलिए ये आपको मौका मिला है और हम टाइमर शुरू करते हैं। एक हमने प्रोसेस से बनाया और एक बिना प्रोसेस का। थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो पेपर में तो कैसे बनेगा? जल्दी करना थोड़ा स्पीड में। तो हम लिखेंगे माना, क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना ए की वैल्यू जो सबसे बड़ी है 867 और बी की वैल्यू जो छोटी है 255। प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, रफ कार्य जल्दी से कीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग, मुझसे पहले बनाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गो, क्या लिखेंगे? एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म से। तो प्यारे बच्चों 255 से जब हम भाग लगाएंगे रफ कार्य में अगर आप देखेंगे तो 255 से सॉरी, है ना, एक सेकेंड बच्चों, पता नहीं क्या हो गया, मक्खी उक्की तो बैठ गया क्या? पता नहीं क्या हो गया, रुक गया ये भैया कुछ तो काम करो, अच्छा काम कर रहा है, काम कर रहा है, चलो आ जाओ। तो रफ कार्य में देखेंगे तो हम क्या करेंगे? 255, क्या लिखा है? 255। तो 255 से भाग लगाएंगे 867 में, तो मेरे बच्चे 3 बार में भाग लगेगा, 5 या 15 हासिल रहा, 175 176, तो 102 और 102 से फिर भाग करेंगे 255 को 2 बार में, तो 204 बच गया 51, और 51 से 102 को 2 बार में बच्चों 102 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बिठाएंगे तो 51 इसका सही उत्तर है। वो आप लोग समझदार हैं, आगे आप बिठा लोगे। चलिए हम बिठा भी सकते हैं कि फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर का। a का मान सबसे पहले 867 है, जो मैंने 255 से भाग लगाया 3 बार में, शेष बचा 102, और फिर 255 को हमने 102 से भाग लगाया 2 बार में, मेरे बच्चे बचा हमारा 51, और फिर 102 को हमने 51 से भाग 2 बार भाग लगाया प्लस 0, तो अंतिम भाजक यहाँ पर देखेंगे तो प्यारे बच्चों अंतिम भाजक बराबर 51 होगा, इसीलिए मौसा बराबर हमारा आंसर 51 होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 51 है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, 51 है। और इस कार्य को क्या बोलेंगे? इस कार्य को रफ कार्य कहेंगे। चलिए तो हम मान लें कि हो जाएगा बच्चों। अरे मान जाएं तो प्यारा सा दिल भेजो, गुरुजी मान जाओ हो जाएगा।
तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ, जिसको होमवर्क के रूप में आप लोगों को बनाना है। होमवर्क के रूप में आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को घर पे टाइम निकालकर आप लोग को बनाना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 और 432 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया आप लोगों ने, या अपनी कॉपी में नंबर लिख दो कि 960 432 लिख दीजिए बगल में। अगला सवाल है जो आपको बनाना है अपने घर में बैठ के, वो सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 252 और 594 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बन जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बनाना है मेरे बच्चे, जहां लिखा है 196 और 38,220 का मौसा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोगों में से बहुत बच्चों को याद होगा कि इसका मौसा क्या होगा, इनका मौसा क्या होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि 196 और 38,220 में, बताओ जल्दी से। सब बच्चे लिख रहे हैं गुरुजी 195। नहीं 195 नहीं, इसका आंसर 196 ही होता है। 195 बार में तो भाग लगता है। ठीक है, 196 ही होगा ना शायद, है ना, 196 ही होगा, क्योंकि 196 ही हम लोग 196 से जब भाग लगाएंगे 38,220 को, तो बच्चों पहले 1 बार में लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा 12 में से गया तो 4 12 में से गया 8 तो बचा 4, यहाँ 7 है तो 7 17 में से गया तो ये 8 बचा और ये 1 बचा। ठीक है ना, फिर 22। तो मेरे बच्चे फिर 5 बार में, तो हम लोग 5 बार में 6 पंजे 30 हासिल रहा 3 9 बचे 45 और 3 ध्यान दीजिएगा पहले, 6 पंजे 30 48 हासिल रहा, सॉरी 9 बार में जाएगा, 5 क्यों लिख रहे हैं, 9 बार में बच्चे 9 बचे 45 न 6 54 हासिल रहा 5 81 और 5 86 हासिल रहा 8 9 और 8 17। यहाँ बचेगा मेरे बच्चे 8, यहाँ बचेगा 13 8 हो गया, यहाँ बचा 13 में से तो 7 सही है क्या? एक बार देखो ध्यान से तो मिस्टेक है क्या? 38,220 है तो 12 में से गया 8 तो 4 बचा, 17 में से गया 9 तो 8 बचा, 2 में से गया 1 तो 1 बचा, फिर 2 के जगह पर 2, 9 गुना 9 6 के 54 हासिल रहा 5 9 नाम 81 और 5 86 हासिल रहा 8 9 8 17। सही है ना? कहीं मिस्टेक कैसे हो गया सर? गलत है, 195 196 होगा सर। कहाँ पर 196 हमने लिखा है? 2 नंबर गलत है गुरुजी, 196 से भाग होगा सर। पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 1 लिए बच्चों, यहाँ बचा 3 13 6 गया तो 7 बचा। ठीक है ना, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं और ये उतर गया 0। ठीक है, कितने बार में भाग लेगा? 5 बार में भाग लेगा क्या? 5 बार में, 6 पंजे 30 की 0 हासिल रहा 3 19 बचे 95 और 3 98 980 होना चाहिए 980 होना चाहिए। 196 कहाँ पर जो लिखने की बात कर रहे हैं आप लोग? ये मिस्टेक कैसे हो गया भाई? फिर से प्रोसेस कीजिए। 198, अरे यहाँ पर मैंने 196 एक बार में गुना कर 198 कैसे लिख दिया? हे भगवान हे भगवान। तो ये 196 होगा, बाकी सारा प्रोसेस यहीं से गलत हुआ है। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, एक यहाँ बचा 7 बचा, यहाँ पर बच्चों 17 में से गया तो 8 बचा 100। ठीक है ना, अब सही है। हाँ, 9 बार में भाग लेगा, 9 9 9 6 54 हासिल रहा बच्चों 5 और 9 नाम 81 और 5 86। ठीक है, हासिल रहा 8 9 और 8 17।
तो बच्चों यहाँ 98 बचेगा, 0 5 बार में हमारा 980 हो जाएगा कट कट करके। तो देख सकते हैं कि लास्ट टाइम तक आपने भाग 196 से ही किया है, अंतिम भाजक 196 है। अब सही है, बताओ अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक यहाँ पर जो है आपने शुरू भी किया था 196 से और लास्ट भी 196 से, इसीलिए हमारा जो मौसा होगा, हमारा जो मौसा होने वाला है वो 196 होगा, 196। समझ गए ना? चलिए बढ़ जाए आगे। अब सही है गुरुजी, अच्छा कोई बात नहीं, होता है। बढ़ जाए आगे। जल्दी से बता दो। सब बच्चों ने भाई साहब इतने कमेंट किए, इतने कमेंट किए, गुरुजी आप गलती कर रहे हो गुरुजी। चलो यस लिख कर भेजिए, आगे बढ़ जाए। चलिए आपका सही है, अभी सही हुआ, मेरा सही नहीं था, अभी सही हुआ। चलिए तो यूक्लिड वाले प्रोसेस को छोड़ते हैं। टाइप नंबर दूसरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइप नंबर दूसरे का जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है 2026 में, वो क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा जहां आपको अभाज्य गुणनखंड करके आपको मौसौ और लौसौ निकालना है। तो बच्चों चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। यहाँ मेरे विद्यार्थी जी 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 6 होता है। 72 को आप जब तोड़ेंगे, 72 को तोड़िए फटाफट से, है ना। 72 को तोड़ेंगे, 72 को तो 2 से भाग लगाने से 36 और फिर 2 से भाग लगाने से 18 और फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 72 को 2 गुना मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और उसके बाद में 120 को तोड़ के देखेंगे। 120 को तोड़िए बच्चों, 120 को तोड़ेंगे 2 से 2 से तोड़ेंगे, 120 को तोड़ के देखेंगे। 120 को 2 से तोड़ेंगे तो 60 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 30 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 होगा और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 से तोड़ेंगे 1 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले मौसौ बताइए बच्चों, अगर हम मौसौ निकालना चाहें मौसौ किसका? 6, 72 और 120 का। कृपया जल्दी से बताइए इनका मौसौ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। मौसौ क्या होगा सर? 12th क्लास का मैराथन क्लास कब होगा? कल होगा बच्चों, आज है ना। आज तो क्लास आज भी है लेकिन मैराथन क्लास कल होगा। कल देखिए, या आपका हिंदी का क्लास खत्म ही होने वाला है अब। तो जल्दी से बताओ बच्चों कौन सी चीज़ है। जब भी आप मौसौ ज्ञात करेंगे कृपया एक चीज़ ध्यान रखें, मौसौ ज्ञात करने में हमें ध्यान रखना है कि वो चीज़ें हमें लेनी है जो सब में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 2 को हम ले सकते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 3 को ले सकते हैं। अब कुछ भी ऐसा ना है जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 तिया 6 हो गया। मेन होता है इसका एलसीएम। बच्चों एलसीएम मैंने सिखाया था आपको, जो लॉसो है ये मैंने सिखाया था कैसे निकालना है। 6, 72, 120 का अगर निकालना है तो बताइए कैसे। आप पहले ये देखिए, लॉसो निकालने में बच्चे गलती करते हैं। आपको देखना है कि हमने किस किस संख्या का प्रयोग किया है इसमें बच्चों। इस पूरे गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या प्रयोग में आई है, कृपया बताइए मुझे कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हमने किया है। तो एक तो 2 का प्रयोग किया है, एक तो 3 का प्रयोग किया है, एक तो 5 का प्रयोग किया है। अब आपको ये देखना है कि 2 का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। तो 2 एक बार यहाँ हुआ है, 3 बार यहाँ हुआ है, यहाँ पर भी 3 बार हुआ है। तो सबसे ज्यादा तो बच्चों 3 बार ही है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। तो जहां सबसे अधिक है वहां से लाना है। तो 3 बार जब हुआ है तो ये इसको यहां से लेकर आ जाइए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब प्यारे बच्चों देखिए 3 का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ हुआ है, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो जहां ज्यादा बार प्रयोग हुआ है वहीं से 3 को लेकर आइए। अब 5 का प्रयोग सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है, एक ही बार हुआ है। मान लो बच्चों कि 10 लड़का है, अब उसमें से किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है पर किसी के पास 1 रुपया है। एक लड़का है जिसके पास 1 रुपया है, तो वही ज्यादा हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गया, यही 5, एक ही बार ज्यादा हो गया। चलिए सबको गुना करके बताइए कितना हुआ, जल्दी बताइए। 2 गुना 2 कितना होता है, 4, 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर 360 है? ठीक है ना। तो मौसा का मान 6 होगा जो सब में है,
है ना। मेरे बच्चे, सर अब रामबाण का क्लास नहीं होगा। अरे भगवान, कहाँ बुद्धि है आपका, रोज रामबाण का क्लास शाम को होता है, रोज होगा वो क्लास। अभी 15 दिन होगा, जिसमें 4 दिन हो, 11 दिन का क्लास अभी और बचा हुआ है। हो गया, जल्दी से बोलो, हो गया। चलिए बहुत सुंदर मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का सवाल, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी के साथ है कि एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें बोला जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। हो जाएगा ना? यस गुरुदेव, हो जाएगा। चलिए, अगर वो क्वेश्चन हो जाएगा तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए। ये होमवर्क है आप लोगों का कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9, 12 और 27 का क्या निकालना है, मौसो और लौसो निकालना है। तो ठीक वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, इसको होमवर्क के रूप में आप लोग लीजिए और घर पे बैठ के बनाना है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM निकालिए। तो पहले HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, तो जल्दी गुणनखंड कीजिए। 96 का गुणनखंड कैसा होगा? तो बच्चों यहां देख सकते हैं, जो 96 है इसका गुणनखंड करना है और फिर 404 का गुणनखंड करना है। तो 96 का गुणनखंड अगर आप देखेंगे, 96 का है ना 96 का गुणनखंड देखेंगे 96 का, 2 से देंगे तो हम ये 48, फिर 2 से भाग करेंगे तो 24, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 12, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, और 3 से भाग करेंगे तो 1। अर्थात 96 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा मेरे बच्चे, वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और बच्चों नहीं सॉरी, फिर 2 और गुना 3। तो आप देख सकते हैं 2 हमारा 5 बार आया था, और अब 404 की बारी है। और 404 का जब अभाज्य गुणनखंड गढ़ेंगे आप 2 से, तो 202 होता है, फिर से 2 से 101 होता है, और मुझे नहीं लगता कि 101 का कुछ अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 गुना 101। तो बच्चों कृपया आप मुझे बताइए कि इसमें से जब HCF आप निकालेंगे तो HCF क्या निकलेगा? जल्दी करना, थोड़ा सा जल्दी करना। HCF क्या निकलेगा? संजय सर देखो, HCF का मतलब ये होता है जो चीजें दोनों में कॉमन हो, है ना, जो चीजें दोनों में कॉमन हो। तो 1 2 यहाँ पर है, ये कॉमन, ये यहाँ पर है, ये दोनों का जोड़ा लग गया तो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, अब तो दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो 4 लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सीधा नहीं बोला है, सीधा आपको नहीं बोला कि सीधे आप HCF और LCM निकालिए। यहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं, इस क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ी देर का ठहराव आया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालिए। पहले HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर LCM, तो बाद में LCM निकालना है। तो LCM का एक दूसरा तरीका होता है, आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं? बताना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम LCM का फॉर्मूला यूज करें तो एक फॉर्मूला बन सकता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। क्या आप मानते हैं कि हम इस फॉर्मूले से भी LCM ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं हैं? तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि और फिर LCM बोला है, अर्थात LCM बराबर हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं बोला था। पहली संख्या की वैल्यू है 96 और दूसरी संख्या की वैल्यू है 404, बटे भाग करते हैं प्यारे बच्चों HCF का मान है HCF का मान है 4, जो हमने प्राप्त किया है 4। अगर आप यहाँ से देखेंगे मेरे बच्चे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको घटाएंगे 101 बार में। अब 96 गुना 101 करेंगे तो 96 आप लोग का आंसर होगा मेरे बच्चे 96 हो गया। चलिए बढ़ जाए आगे। 96 और 96 आप लोग का आंसर है। मैं थोड़ा बैटरी चार्ज में लगा देता हूँ भैया, नहीं तो पता चलेगा कि मामला गड़बड़ हो गया। प्लस किधर है, माइनस किधर है? इधर प्लस है। चलो हो गया भाई, बताओ हो गया? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जब क्वेश्चन ऐसा बोला जाए कि पहले HCF ज्ञात करें और फिर बाद में LCM, तो हम इस तरह का भी ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए परीक्षा हॉल में कभी भी आंसर को मतलब घेरना नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा कि आंसर निकाल के लास्ट में ऐसे गोल घेरना है, ये गलती नहीं करना है किसी को भी, समझ गए ना? चलिए ऐसे मैं हाईलाइट करने के लिए घेरता हूं, पर आपको नहीं घेरना है, ठीक है? चलिए अब ये सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सवाल कह रहा है
कि HCF जो है इसका दे रखा है 9 है और एलसीएम एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो मुझसे पहले आप लोग बनाइए फटाफट से, क्या होगा मेरे बच्चे। दिया है, आपको पता है दिया है, ये हमारी ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यहाँ पर सेम चीज देखेंगे, दोनों में सेम है। तो पहली संख्या मतलब a बराबर मेरे बच्चे, a बराबर जो है वो 306 है और b बराबर जो है 657 है। इनका HCF के सामने 9 लिखा है, अर्थात हमें HCF पता है कि 9 है, LCM हमें पता नहीं है। बच्चों हम उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि मेरे बच्चे क्या जानते हैं कि LCM बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या का मान है 306, दूसरी संख्या का मान है 657 बटे इसका 9 से भाग करेंगे, 9 तिया 27, बच गया 3, 9 चौके 36, 34 गुना करेंगे 657। कृपया जिनको याद है आप लोग आंसर लिखिए सर 22 33 8। जिनको जिनको याद है जल्दी लिखो, 22 33 8 आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली जान सकते हैं इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो 22 होगा और फिर 33 होगा और फिर 8 होगा। तो 22 33 8 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या होगा, 22 33 और 8 होगा। ठीक है, आंसर को कभी भी डब्बे के अंदर बॉक्स में नहीं घेरना है, ये चीज याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर किसी चीज को आप घेर देते हैं तो ये माना जाता है कि वो गलत हो गया है। वो क्या हो गया है, गलत हो गया है, ऐसा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो कि बहुत जरूरी है, हम आपको टाइप नंबर 3 सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में, यानी कि इस चैप्टर के सबसे लास्ट में जाकर के हम आपको टाइप नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पर थोड़ा सा धैर्य आपको रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, टाइप नंबर 4 में। तो टाइप नंबर 4 पहले देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं, फिर लास्ट में यहाँ आएंगे 3 में। तो 4 में पहला क्वेश्चन है कि 0.6 पर डैश को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। बच्चों इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, आप लिख के बताओ परिमेय संख्या के रूप में ये क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब आप इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि भैया मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.6 पर डैश। आप इसको मान लीजिए कि ये x बराबर है 0.6 पर डैश। क्या आप जानते हैं कि 0.6 पर डैश का मतलब क्या होता है? 0.6 पर डैश का मतलब है कि 6 ये अनंत बार है, यानी कि 6 जो है यहाँ पर वो अनलिमिटेड टाइम है, अनंत बार है। तो इसको कितने से गुना करेंगे कृपया कोई बताइए। तो आप मुझे लिखेंगे ना, आप लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि बच्चों किसी भी हाल में आपको इस 0 को हटाना है, 0 हटा के संख्या तक पहुंचना है। तो दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे बताइए। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर बताओ, गुना करने पर। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप यहाँ पर अब ये समझो कि ये x बराबर कुछ इस कदर चीजें हैं, है ना। मैं बच्चों यहीं पर लिख देता हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। ध्यान देना, x बराबर हमने मान लिया है, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं x बराबर ये 0.6666 डॉट 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 है। अब हमने लिखा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, गुना करने पर, गुना करने पर जब हम 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो जब बच्चों 10 से गुना होगा x में तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x। और इस पार्ट को जब 10 से गुना क्यों करना है बताओ, 10 से गुना करना ही क्यों है, आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो कहना है संजय सर देखो, इस 0 को हटाने के लिए 6 पर जाना है, 10 से गुना करेंगे तो ये 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 डॉट 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 डॉट। तो जो आगे वाली चीजें हैं, जो आगे वाली चीजें हैं जिसमें डॉट डॉट बहुत बार आया है, जिसमें डॉट डॉट बहुत बार आया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10x बराबर 6 पॉइंट, जो आगे की चीजें हैं उसके लिए हम 6 पर डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम है। तो हम इसको 6 पर डैश लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर मान लीजिए 2 हो गया, और ये हमारा समीकरण नंबर पहला था, समीकरण नंबर पहला था। अब लिखेंगे समीकरण दूसरे में से पहले को, बताओ बताओ जल्दी से। समीकरण 2 में से
मेरे बच्चे, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, है ना, एक को घटाने पर, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण दो में से एक को घटाएंगे तो x वाले पार्ट को x में, यानी कि यहाँ 10x है, 10x में हम x को घटाएंगे तो लिखेंगे 10x माइनस x, और यहाँ लिखेंगे 6.6 में से 6.6 पर डैश है, में से 0.6 पर डैश घटाएंगे तो मेरे बच्चे 0.6 का डैश खत्म हो गया, 6 में से गया 0 तो 6, और यहाँ बचा 9x, तो x बराबर लिखेंगे 6/9। अब 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, आंसर नोट कीजिएगा 2/3। कृपया बताइएगा, देखो सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे कि सर सिर्फ आंसर लाना है तो वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई पॉइंट जिस पर डैश है नीचे 9 लिखेंगे आंसर, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। इसको बनाने का तरीका यही है बच्चों कि परिमेय संख्या को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हमने क्या किया, इसको एक, देखो अगर पॉइंट के बाद पहला अक्षर तक पहुंचना है इसलिए हमने 10 से दोनों तरफ गुना किया, 10 से गया x की जगह पर 10x, और यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, इसका सही अर्थ ये होता है, 10 से आगे बढ़ा तो 6 पॉइंट ये आ गया, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर में डैश लगा देंगे। अब 2 में से 1 को घटा दिए, 10x में x गया तो 9x वहां पर 6, है ना, हो जाएगा। बताओ अगर ये सवाल सर आंसर को ब्लैक पेन से लिख सकते, नहीं बच्चों, फालतू वाला चीज है, क्यों लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं आंसर को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये क्यों लिखना है। हाँ, अगर आप पूरा सॉल्व आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा, बना दीजिएगा तो जल्दी से यस लिखकर भेज दीजिए कि सर बन जाएगा। सब लोग यस लिखकर भेजिए कि 0.6 पर डैश, अगर ये सवाल पेपर में फिर से आता है, इस टाइप का सवाल फिर से आता है ना, तो हो जाएगा सवाल। यस बताओ, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 पर डैश को p/q के रूप में बदलिए, है ना। एक तो बच्चों देखो ध्यान से, 17 नंबर सवाल जल्दी से बना के दिखाइए, इसको बदलना है p/q के रूप में। ध्यान दीजिए, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम सोचें तो ये बहुत आसान है, 1.8 पर डैश, तो हमने क्या करना है, हमें ये करना है प्यारे बच्चों, हमें ये करना है, इसको लिखना है 1 प्लस में 0.8 पर डैश, ऐसे लिख देना है 1 प्लस 0.8 पर डैश, है ना। अब हमें करना क्या है कि इस वाले पार्ट को आपको पता है, अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो 1 प्लस में जिस पर डैश होता है उसके लिए हम लोग 9 नीचे यूज करते हैं, 9 यूज कर दिया। अब यहाँ पर 9 हो गया, 9 गुना 1 करेंगे तो 9, और प्लस में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17/9 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का 17/9 आंसर होगा। ऐसे अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव टाइप सोचे तो, है ना, 17/9 आंसर होगा अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप सोचे तो, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सोचे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सोचे तो कैसे, एक बच्चा कह रहा है सर 17/90, देखो 17/90 तब होता जब सवाल ऐसा होता, तब होता हमारा 17/90, समझ गए ना। हाँ, पर ऐसा सवाल नहीं कहा गया है। चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं, अगर हम इसको लॉन्ग विधि से बनाएं तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले माना प्यारे बच्चों, x बराबर क्या होगा, 1.8 पर डैश, है ना। ऐसे में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या चीज है। ये एक्चुअल में ऐसा है कि x बराबर 1.8888 और इस तरह से 2 चलता गया है। अब बताइए दोनों तरफ कितने से गुना करना है, बच्चों बताओ दोनों तरफ कितने से गुना करना है। अब लिखेंगे मेरे बच्चे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अगर आप 10 से गुना करते हैं दोनों तरफ तो आप देख पाएंगे 10 से गुना तो दिस इज 10x, और ये जैसे आगे बढ़ेगा तो 18.888 2 चलेगा। पता है कि 10x बराबर ये 18 है ना, ये जो बहुत बार 8 रिपीट हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं 18.8 का रिपीट, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण दूसरे में पहले को घटाने पर, तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे समीकरण दो में से एक को घटाने पर, जब हम एक को घटाएंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं समीकरण हमारा यहाँ पर 10x है, 10 में से x चला गया
तो 10x माइनस एक्स और वहां पर 18.8 पर डैश में घटाएंगे 1.8 पर डैश, तो 8 पर डैश 8 पर डैश कैंसिल हो गया, 18 में से गया तो 17 और यहाँ पर बचा 9x, तो x बराबर 17/9। तो इस कदर आप बना सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत सुकून से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया कि सर मुझे समझ में एकदम 100% आ गया? सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है हमारे 2026 के पेपर में तो हम बना देंगे। जल्दी से बताओ, अगर ये सवाल फिर से रिपीट होता है तो हम बना देंगे, ऐसा लिख करके आप लोग मुझे भेज दीजिए कि सर समीकरण दिया गया था। बहुत प्यार से, बहुत 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 प्यार से हमारा क्वेश्चन बन गया। लिखा था 1.8 पर डैश को p बाय क्यू के रूप में लिखिए। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप ये बना के दिखाया था। ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो हम ऐसे बनाते, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ये सब्जेक्टिव में था, x बराबर हमने माना। चलिए हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न में है टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 में जब आप जाते हैं तो बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, सिर्फ दिमाग का यहाँ पर खेल है। आपको मैंने बताया था बच्चों, अगर कोई भिन्न दिया है, अगर कोई हमारा परिमेय संख्या दिया है, अगर हमारा कोई परिमेय संख्या दिया है p बाय क्यू के रूप में, तो बच्चों और अगर हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? जल्दी बताओ किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? तो कहते हैं बच्चों कि यदि 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 q के है ना, यदि मेरे बच्चे q के अभाज्य गुणनखंड का रूप, यदि q के अभाज्य गुणनखंड का रूप, यदि q के अभाज्य गुणनखंड का रूप, यदि q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n हो, 5 पर पावर n हो, तो है ना, अगर बच्चों ऐसा हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो मेरे बच्चे शांत होगा। अगर ऐसा आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या होगा? अशांत होगा। चलिए गौर फरमाइएगा, एक सवाल 2013 का पूछा गया सवाल है, बहुत चांसेस है कि ये 26 में फिर से आए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ऐसा आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो भी लंबा प्रोसेस बिना किए, बिना लंबा प्रोसेस किए बच्चों, है ना। चलिए तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? दिया है कि परिमेय संख्या बराबर, दिया है परिमेय संख्या बराबर 17/8। अब एक बात बताओ कि अगर आप 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पर पावर 3, और 5 नहीं है तो इसको 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बताना, 1 होती है। तो आप 5 को जबरदस्ती भी ला सकते हैं 5 पर पावर 0 लगा करके। लिखेंगे चूंकि यहाँ चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे बच्चे? बताना। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब मैंने ये सवाल आपको 17/8 बताया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पेपर में 17/8 आए, कुछ भी आ सकता है। क्या आप सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? तो एक बार जल्दी से यस लिखना कि गुरुदेव हम सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। मान लीजिए गुरुदेव कि अभी 17/8 है, हो सकता है उस समय हमारा 23/100 लिखा है ना, 23/1600 दे दे। हो सकता है उस समय मेरे बच्चे 3/2 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 7 पर पावर तो नहीं, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 4, ऐसा कुछ लिख के दे दे। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पर हमने आपको जो बताया है वो हमने 17/8 पे बताया है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे भगवान, हम चाय बनवा के ठंडा हो गया, कृपया हम ध्यान ही ना दिए, सुबह सुबह पीना भी नहीं था ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट
अगला सवाल है, मुझे उत्तर की आशा है आप बहुत जल्दी उत्तर करेंगे आप लोग। सवाल पूछा है कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना। 343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे दिया है ना, 13/343। बच्चों 343 को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 343 तो अलग चीज है भैया। 343 को जब आप भाग करेंगे तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से भाग लेगा। 7 चौके 28, बच गया मेरे बच्चे 6, 7 नाम 63, 49 बार में, और फिर 7 से 7 और फिर 7 से 1, अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ जो है मेरे बच्चे सिर्फ 7 पर पावर 3 है और कुछ नहीं है। तो बताइए हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है। तो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के कौन सा, अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n नहीं है। अतः दशमलव प्रसार के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अरे बोलो ना भैया अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शांत के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम अशांत के विषय में बात करेंगे। मेरे बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/25 बन जाएगा, बताओ 2/25 ये होमवर्क के रूप में है आप लोगों को कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ये आप लोग के होमवर्क में सवाल है। चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 में। कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। टाइप नंबर 6 का जो सवाल इस बार आने का बहुत चांस है, वो सवाल ये है आपके पेपर में, ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल पर ध्यान दीजिएगा, सवाल पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। सवाल लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बस आपको दर्शाना है, कुछ नहीं, ये सबसे आसान होता है। इस टॉपिक को क्या कहा जाता है बताओ, ये टॉपिक पहले बताओ आसान है या कठिन है, जल्दी। ये टॉपिक आसान है या कठिन है, तो कहना वेरी इजी, बहुत इजी। VE कहना बच्चों, V से होता है वेरी, E से होता है इजी, बहुत इजी है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो जब आपको दर्शाना है विषम पूर्णांक को तो मानना पड़ेगा पूर्णांक, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक मानना है। तो बच्चों हम क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। माना, है ना, क्या लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना धनात्मक पूर्णांक, है ना, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, है ना। माना धनात्मक पूर्णांक हमने a मान लिया, हमने ये नहीं बोला ये सम है विषम है, नहीं बोला। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये कह रहा है विषम के विषय में, कह तो रहा है विषम के विषय में, पर हमने विषम नहीं माना, हमने सिर्फ माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग। b की वैल्यू यहां पर हो जाएगी बच्चों 6। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का रूप है वो दिया है 6 के रूप में। अगर मान लो क्वेश्चन का रूप ऐसा दिया होता कि 5q + 1 या 5q + 3, तो ऐसी स्थिति में हम b की वैल्यू क्या लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम b की वैल्यू को 5 लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि 7q + 1 या 7q + 3, तो ऐसी स्थिति में हम b की वैल्यू क्या लेते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में b की वैल्यू को 7 लेते हैं। तो ये बच्चों डिपेंड करता है b का मान कि संख्या जो क्वेश्चन दिया गया है उसका रूप कौन सा है। तो क्वेश्चन का रूप दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसलिए हम b का मान 6 लेंगे, इसलिए b का मान क्या लेंगे 6। अब बताना आप लोग यहाँ पर कि मेरे बच्चे हाँ, और q तो कोई पूर्णांक है, q के बारे में कुछ सोचना नहीं है। r की वैल्यू बताओ कितनी होगी, r की वैल्यू बच्चों, r का जो मान होगा आप सब लोग जानते हैं कि r का मान हमेशा, r के विषय में आप पढ़े होंगे कि r का मान हमेशा जो है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होता है। तो r कुछ इस प्रकार होता है, तो कृपया r के बारे में बताइए कि r का मान क्या होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है,
5 हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b से छोटा होता है ना, 5 तक होगा। रीजन पूछेंगे क्यों ऐसा होगा, तो मैं बताऊंगा क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो हमने वो लॉजिक लिख दिया। अब प्यारे बच्चों बताइए, अब बताइए अब हम लोग किस प्रमेय का यूज करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों यूक्लिड प्रमेय से, है ना, यूक्लिड प्रमेय से, है ना, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। आप जानते हैं कि जब बच्चों आर का मान, हम अगले पेज में जा रहे हैं, मच्छर भैया भागो ना भैया, सुबह सुबह क्यों आ जाते हो परेशान करने, भागो जल्दी से। चलिए अब हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ए बराबर निकालेंगे जब आर की वैल्यू 0 हो। तो स्थिति नंबर 1 होता है केस, हम लोग कहते हैं केस, केस भैया ऐसा है, केस नंबर 1 ऐसा है ना, या डायरेक्ट लिखेंगे स्थिति, स्थिति बच्चों जब आर का मान, है ना, जब आर का मान 0 हो, जब आर का मान 0 हो तो ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, और बी का मान बच्चों हमने क्या माना है गुरुदेव, बी का मान हमने 6 माना है, क्यू रहने देंगे, आर का मान 0 लेंगे, बराबर में 6 क्यू। उसी प्रकार से आगे लिखेंगे कि जब जब आर का मान, जब आर का मान 1 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर बराबर यहाँ पर 6 क्यू प्लस का 1। जब आर का मान जब आर का मान 2 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी बच्चों 6 क्यू प्लस का 2। जब आर का मान, जब आर का मान 3 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर बराबर 6 क्यू प्लस का 3। जब आर का मान 4 हो तो आप बैठाएंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी 6 क्यू प्लस का 4। जब आर का मान मेरे बच्चे 5 हो तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी कि 6 क्यू प्लस का 5। एक ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना है जो कि बहुत इजी है, कोई भी बच्चा बना सकता है। क्या यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग, जल्दी बताओ क्या यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसमें देखना है आपको कि आपको विषम चुनना था, तो सम कौन कौन सा, देखो ये 2 से भाग लग जाएगा, सम हो गया, ये वाला भी सम हो गया, और ये वाला भी सम हो गया। चूंकि यहाँ पर लास्ट में 2 है, सम संख्या है, यहाँ लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो बस आपको डिफाइन कर देना है कि ये चीजें सम संख्या हैं, और जो बाकी बच गई हैं बच्चों, जो बाकी बच गई हैं वो सब विषम है, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बच्चों यहाँ 6q कॉमा 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 ध्यान दीजिए, मुझे जो बताना है वो ये निकालना था धनात्मक विषम पूर्णांक, पर ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, यहाँ 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है ना, धनात्मक कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है बच्चों, धनात्मक सम पूर्णांक है, फुल स्टॉप फुल स्टॉप, है ना। फिर लिखेंगे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है ना मेरे बच्चे। यहाँ जबकि लिख सकते हैं, जबकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q 5 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यही बच्चों आपको दर्शाना था, ये प्रूफ हो गया, PROVE प्रूफ, है ना। चलिए, तो क्या आप लिख पाओगे, ऐसे बना पाओगे, तो बताओ सर हम एग्जाम का एक पेपर छोड़ सकते हैं क्या, ए भाई ये नानी के घर में कपड़ा नहीं छोड़ना है कि जो गए सर नानी के यहाँ गए हम अपना पेंटूल छोड़ के आ जाएं क्या, हम अपना टी शर्ट छोड़ के आ जाएं क्या, ये परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, पगला गए क्या, हो जाएगा तो बताओ, हो जाएगा तो बताइए कि सर हम ऐसे दर्शा लेंगे, बढ़िया से बैठाना है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। गुरुजी ये सब हम बुकलेट से बना लिए हूँ, क्या करें, सो जाइए, आप बना लिए हैं तो आप आराम से सो जाइए, ठीक है। जो बच्चे नहीं बना पाए हैं या फिर जिनको पढ़ना है, आपको लगता है पढ़ाई जरूरी है तो पढ़िए, नहीं तो आप आराम से सो जाइए, ठीक है। चलो बन जाएगा तो जल्दी से यस यस लिख कर भेजिए कि गुरुदेव बन जाएगा, टेंशन नहीं है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो हमें विषम दर्शाने के लिए हम डायरेक्ट विषम नहीं मान सकते हैं, हमारे पास मजबूरी है कि हम इसको मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, और फिर उसमें से हम जो भी हमारे पास बच्चों बी के अकॉर्डिंग जो हमारा शेष बच सकता है उस शेष को लेंगे,
और फिर यूक्लिड प्रमेय में उसका प्रयोग करेंगे और करने के बाद फिर अलग अलग कर देंगे कौन सा धनात्मक सम है और कौन सा विषम है। तो हमको विषम चाहिए तो लास्ट में विषम लिखेंगे। समझ गए? समझ गए बच्चों? समझ गए? समझ गए? यस गुरुजी समझ गए। चलिए, अब मैंने कहा था एक टॉपिक हमने अभी छोड़ा था और कहा था कि लास्ट में हम लौटेंगे उसी अंदाज में। आइए बच्चों, सब लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। ये पहली पाली या दूसरी पाली में 100%, 1-2% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन? कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने किसको किसको आता है? पहले हाथ उठाओ। कितने बच्चे हैं जिसे ये क्वेश्चन बनाने आता है? जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं। देखो, अगर मैं √3 आपको साबित करना सिखा दूं तो आप ये समझ लेना मन में कि √2 भी हो गया, √5 भी हो गया, √7 भी हो गया। बस करना क्या है कि बस इसके जगह पर जहां √3 है वहां √2 बैठाना है, वहां √3 बैठाना है, वहां √7 बैठाना है। तो एक साथ में इतने क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमें विपरीत मानना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, छोड़ो, है ना, और किसी लड़के को अगर ये साबित करना है कि बताओ भाई, मान लो लड़की को साबित करना है, कोई लड़की है कि यह एक लड़का ना, यह एक लड़की है, तो कैसे साबित करेंगे? तो उल्टा मान लेंगे, माना कि यह एक लड़का है। अब लड़का है तो लड़के वाले गुण होने चाहिए, तो बच्चों लड़कों में जो जो गुण होते हैं वो गुण हम लड़की में ढूंढेंगे। नहीं मिला तो लास्ट में थक हार के हम कह देंगे कि भाई मेरा मानना गलत था कि ये एक लड़की, सॉरी, ये एक लड़का है, अतः यह एक लड़की है। समझ गए ना? हाँ, समझ रहे मेरी बात को? हम जो कहना चाह रहे हैं कि आप समझ गए मेरी बात को? करना क्या है कि सर हम इसको मानेंगे विपरीत, और लास्ट में थक हार के बोलेंगे भैया हम तो गलत मान लिए थे, है ना। एक्चुअल में सबको पता है, आप, है ना, एक्चुअल में सबको पता है ये जो 3 है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका ये कोई पूर्ण 3 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और वो रूट के अंदर है, मतलब ये अपरिमेय सबको पता है, पर इसको साबित करके दिखाना है भाई, है ना। तो मानना जस्ट उल्टा है। तो बोलो क्या मानना है बच्चों? मेरे साथ में सब लोग लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे। माना, देखना एक बार मैं सिखा रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम ये समझो कि मैं सिखा रहा हूँ। माना √3 को क्या करेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान रहे हैं, ध्यान दो, साबित करना है अपरिमेय, पर मान रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है बच्चों, मैं अलग अलग तरीके से नहीं बताता हूँ, एक ही तरीका बार बार यूज करता हूँ ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए। हमने लिखा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसके लिए कुछ गुण होना चाहिए कि a/b के रूप में होगा, जहां a, b कौन सी संख्या है बताओ? जहां a, b सह अभाज्य संख्या है, जहां a, b सह अभाज्य संख्या है। कई जगह आप पूर्णांक भी लिख देते हैं, पर एक्चुअल में मुझे लगता है कि जिस मेथड से हम लोग बना रहे हैं उसमें हमें सह अभाज्य लिखना चाहिए, ना कि पूर्णांक लिखना चाहिए, है ना। अतः मेरे बच्चे ए बी का HCF क्या होगा? ए बी का HCF क्या होगा? सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि इनका HCF 1 होना चाहिए। इनका HCF क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखना, 1 होना चाहिए इनका HCF। अब मैंने बताया था कि बच्चों हम दोनों तरफ क्या करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, दोनों तरफ क्या करने पर? तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, स्क्वायर। मेरे बच्चे दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप सोचिए जब आप √3 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, और जब a/b का वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? बच्चों √3 का वर्ग करने से 3 प्राप्त होगा, और a का वर्ग करने से a² और b का वर्ग करने से b², नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप देख सकते हैं a² को जब 1 से गुना करेंगे तो ये होगा हमारा a², और बच्चों जब आप 3 से गुना करेंगे b² को तो ये होगा 3b का स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन किससे विभाजित हो रहा है। अगर आप अगला स्टेप एक और सोच के रखेंगे अपने मन में तो अभी दिमाग में तुरंत आपका आएगा कि ये जो 3 है ये विभाजित कर रहा है a² को, ये a² है, ये चूंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ हो जाएगा b²। तो मेरे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ कौन किसे विभाजित कर रहा है ना। तो आप कहेंगे कि जो a² है वो 3 से विभाज्य है, या सीधा कह सकते हैं 3
किसको विभाजित कर रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को वो लाख बच्चे देखेंगे जिनको नहीं पता है ये सिद्ध कैसे करना है। तो जल्दी बताओ कि हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ए है ना, लिखेंगे बच्चों, हाँ, चूंकि 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 ए स्क्वायर कॉमा 3 से विभाज्य है। ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, बताओ 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 तो लिखेंगे मेरे बच्चे कि ए स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, क्योंकि अगर हम 3 से भाग करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा। ए भी 3 से विभाज्य होगा, एकदम नॉर्मल बात है, सिंपल बात है। और इस पूरे बात को कथन 1 मान लेना है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 है। ये मैं एक स्टेटमेंट देके जा रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। समझ गए, यहां तक समझ गए तो यस बताओ भैया, ऐसा इलाज होना चाहिए जो जीवन भर फिर बीमारी ना हो, मुझे यही लगता है। यस लिखकर बताइए सर हम समझ गए। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये कहा कि √3 को एक परिमेय संख्या माना, a बाय बी के रूप में लिया, हमने लिखा a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों का HCF 1 होगा। दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो √3 का, और यहाँ हमने देखा कि a स्क्वायर बराबर 3b², तो 3 यहाँ गुना में है, जो भाग में आएगा तो ये 3 को ही कटाएगा, तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी 3 से एक भाग लग जाएगा इसमें। अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो नियम कहता है अगर किसी का है ना, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी, अर्थात a भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। अब बताओ बच्चों कि जहां पर हमारा है ना, जहां पर a भी 3 से विभाज्य होगा तो a का मान कितना मानना है, जल्दी बताओ a का मान कितना मानना है। 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से 5 बार में होगा, 10 बार में होगा, 20 बार में होगा, तो a का मान कितना मानना है, कोई मुझे बता दीजिए। इसको आप समीकरण भी कह सकते हैं, ये हमारा कथन 1 हुआ और ये हमारा समीकरण 1 हुआ, आप समीकरण 1 भी इसको मान सकते हैं। अरे बोलिए, कोई तो बोलिए, अरे कोई तो बोलिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन हमारे पास होता, अगर क्वेश्चन होता बच्चों जैसे 3 है तो a बराबर 3 के मानेंगे, अगर b होता तो मानते बच्चों सॉरी, अगर मान लो कि रूट के अंदर 2 होता तो मानते 2 के, रूट के अंदर 5 होता तो मानते 5 के, रूट के अंदर 7 होता तो मानते 7 के, जैसा होता है हम वैसा ही मानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों, हम फिर यहां लिखेंगे माना, बच्चों हमने मान लिया, हम लिखते हैं माना माना, ध्यान दीजिएगा कि a बराबर जो हमारी वैल्यू है, a बराबर हम क्या मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे, ये 3 से कट रहा है तो 3k मान लेंगे। अब समीकरण 1 में इसका मान हम लोग यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो आप लोगों को याद होगा कि समीकरण 1 है क्या। समीकरण 1 जो है बच्चों वो क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास a स्क्वायर बराबर 3b², क्या है, a स्क्वायर बराबर में 3b का स्क्वायर। एक बात बताओ कि जहां a है वहां रखेंगे 3k का होल स्क्वायर बराबर 3b²। बच्चों 3 का होता है 9k का स्क्वायर बराबर 3b²। अब आप देख सकते हैं यहां से मेरे बच्चे, है ना, सही है ना 9k का स्क्वायर बराबर 3b², तो यहां से हमारा जो है बच्चों इसको हम कटाते हैं तो ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो ये हो गया 3k का स्क्वायर बराबर में b²। तो अब बताओ इस बार 3 किसको विभाजित कर रहा है, इस बार अगर आप 3 को देखेंगे ध्यान से तो 3 गुना के रूप में है, और अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे k² बराबर, ये 3 बेचारा b² को ही विभाजित कर रहा है, किसको, b² को विभाजित कर रहा है। तो फिर से वही कथन जो आपने पहले लिखा था फिर से उसी कथन को लिखना है कि इस बार जैसे लिखा था ना a² 3 से विभाज्य है, तो अब क्या लिखेंगे बताओ, अब क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। सर मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, देखियो भाई दूसरे तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, पर ध्यान दीजिएगा तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैंने बहुत तरीके देखे हैं जिसमें 2 लाइन में आंसर आ जाता है पर उसमें नंबर नहीं मिलेगा, 2 लाइन में आंसर आने से नंबर नहीं मिलेगा, जो तरीका है वो आपको बनाना है।
चलिए, तो ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है ठीक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है। तो आप फिर से लिखेंगे, चूंकि आप लिखेंगे कि मेरे बच्चे बी स्क्वायर किससे 3 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है बच्चों। जो बी स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, इसीलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा, बी भी 3 से विभाज्य होगा। अब आप कथन नंबर इसको मान लीजिए 2, ये मेरा स्टेटमेंट नंबर सेकेंड है। अब आप अपने आप में देखें कि आपने एक लाइन लिखा है, आपने एक लाइन यहाँ लिखा है कि ए 3 से विभाज्य है और एक लाइन यहाँ लिखा है बी 3 से विभाज्य है, अर्थात ए और बी का एचसीएफ कितना होगा बताओ। अगर ए और बी दोनों अगर 3 से विभाज्य है तो ए और बी का एचसीएफ कितना हुआ, कोई बता सकते हैं? तो लिखेंगे ए और बी का एचसीएफ 3 हुआ। तो लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से ए कॉमा बी दोनों 3 से विभाज्य है दोनों 3 से विभाज्य है, दोनों 3 से विभाज्य है ना, है। इसलिए ए कॉमा बी का एचसीएफ बराबर 3 होगा। ए कॉमा बी का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 3 होगा बच्चों। जबकि हमने माना क्या है? हमने माना है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए एचसीएफ 1, पर एचसीएफ हुआ है कितना? 3। तो लिखेंगे चूंकि हमारा मानना गलत था, चूंकि हमारा मानना गलत था, चूंकि हमारा मानना गलत था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, माफ कीजिएगा परिमेय संख्या, सॉरी √3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए है ना, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना, अपरिमेय संख्या होगा। अरे दुनिया में 2 ही संख्या है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, ठीक है ना। तो यही हो गया बच्चों PROVED प्रूव्ड। तो भैया इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से 1 बार 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। जहां हमने अभी √3 साबित किया, आप अपने घर में बनाएं तो इसको √5 मान के बनाएं, √5 मान के बनाएं, प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कभी √2 मानकर बनाएं, प्रैक्टिस हो जाएगा। √7 मानकर बनाएं, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इस सवाल को दौरा के मारेंगे? सर एकदम मस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो चीज़ें हैं समझने की, अगर आप समझ गए तो आपके लिए इससे आसान कुछ नहीं है, नहीं समझे तो इससे कठिन कुछ नहीं है। तो एक बार लिखो GUD कर देंगे सर, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे सर, पेपर में GUD हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो, पेपर में सवाल बन के रहेगा। लिखा है गुरुदेव आप CBSE बोर्ड का बैच इस बार लाइए प्लीज। अच्छा जरूरी है क्या? बहुत अच्छा, अगर आप लोग कहोगे भाई जरूरी है तो मैं लेकर आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर आप लोगों का डिमांड है तो CBSE बोर्ड भी आ जाएगा अपना, ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का काम ये रहा कि घर में बैठ करके ये साबित करना कि √2 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को घर से साबित करना पड़ेगा। ये होमवर्क के रूप में हो गया, आप इसको समझ लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज कर दो, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हो गए तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं बच्चों, ये सब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाता है। वही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दम है, नहीं तो बाकी सब में कोई दम नहीं है। 2025 में बिहार बोर्ड ने ये सवाल पूछा, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये सिद्ध करना है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माना 3√2। बच्चों पूछा अपरिमेय है तो मानना क्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है ना मेरे बच्चे। अब लिखेंगे 3√2 बराबर A/B। अब ये जो A/B है इसको क्या मानना है ये बताओ। क्या हम इसे फिर से सह अभाज्य संख्या माने या पूर्णांक माने?
तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम उस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं √2 √3 √5, तब हम मानते हैं सह अभाज्य। तब क्या मानते हैं? तब मानते हैं सह अभाज्य। लेकिन यहाँ हम सह अभाज्य नहीं मानेंगे, यहाँ हम सीधा पूर्णांक मानेंगे। जहाँ ए बी क्या है जहाँ ए बी क्या है बच्चों बताना, तो लिखेंगे जहाँ ए कॉमा बी, जहाँ ए कॉमा बी पूर्णांक है ना। ए कॉमा बी क्या है बच्चों? पूर्णांक है। तो आप चालाकी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ किसको क्या मानना है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में जाके भाग होगा, तो लिखेंगे √2 बराबर a अपॉन b। अब इसका भाग कैसे होता है? देखो भाग दो तरह से होता है, या तो एग्जैक्ट आप 3 को आके ऐसे भाग कर दो, ये भी एक भाग का तरीका है, या भाग को ऐसे भी लिखा जाता है 1/, करके, ये भी भाग ही हुआ। दोनों का मतलब सेम है ना। या तो डायरेक्ट आप भाग करो, या आप मुझसे पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर इस पार ले जाए तो 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 का अर्थ ये होता है मेरे बालक कि 1 से मल्टीप्लाई 1 को तो 1 ही, सॉरी, a मल्टीप्लाई बाय 1 तो a ही होगा, और b मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 3b हो गया। तो बच्चों √2 बराबर हम लिखेंगे √2 बराबर a अपॉन 3b। अब ये है ना, इसको देखकर बताना मेरे बच्चे यह कौन सी संख्या है। तो कहेंगे गुरुदेव यह संख्या परिमेय है। यह संख्या कौन सी है? अरे मेरे कान में बोलो ना, अंश बटे हर के रूप में गुरुदेव परिमेय है। और यह संख्या कौन सी है? यह संख्या कौन है? अपरिमेय है। तो आप देखें कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, कितना बड़ा द्वंद्व हो चुका है, लड़ाई हो चुका है। इसमें आप देखेंगे तो एक संख्या परिमेय है क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, ये संख्या परिमेय हो गई, और ये संख्या अपरिमेय जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन बन गया। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ यहाँ a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है। यहाँ a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है जो कि मेरे बच्चे √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है अपरिमेय संख्या के बराबर है। मेरे बच्चे बताओ क्या ये कभी संभव है? क्या ये कभी संभव है बताओ? अरे मेरे बच्चे बताओ, बराबर है, फुल स्टॉप। यह कभी भी संभव नहीं है, यह कभी भी संभव नहीं है, यह कभी भी संभव यह कभी भी संभव नहीं है बच्चों, नहीं है, फुल स्टॉप। ये कभी भी जीवन में संभव नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि भैया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर होगा? इसका मतलब आपने कुछ गलत मान लिया है, इसका मतलब यही हुआ कि आपने माना गलत है। तो हमने कहा सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको पहले परिमेय माना, फिर a/b के रूप में लिखा, फिर हमने जाकर बीच में हम फंस गए कि भैया ये तो परिमेय है और ये तो अपरिमेय है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक लंबा चौड़ा लिख के बताना पड़ेगा कि यहाँ a/3b एक परिमेय संख्या है जो कि √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी भी संभव नहीं है, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी संभव नहीं है, इसलिए बच्चों, है ना, कभी भी संभव नहीं है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं, है ना, एक लाइन और लिख सकते हैं कि, है ना, एक लाइन और लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि हमारा मानना, है ना, हमारा मानना गलत था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो मेरे बच्चे बताओ बना लोगे जल्दी से? इसमें मेन जो पॉइंट है वो लिखने का है, सारा पॉइंट लिखने का है। बन जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव एकदम बन जाएगा, बहुत प्यार से बहुत सुकून से बना लेंगे सब लोग। बताओ गुरुजी, मतलब एक पेज छोड़ करके दूसरे पेज में लिख सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों करोगे आप? सर क्रैश कोर्स का सिलेबस करा दीजिए। हाँ, दिन में एक क्लास लगाते हैं,
आज से ही अगर आप लोग कहेंगे एक क्लास हम लोग दिन में लगाकर जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हो गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस सर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला सवाल, ये सब सवाल बहुत हल्का होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। लीजिए सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो चलिए फटाफट से मानेंगे क्या बच्चों, मेरे साथ सब लोग लिखेंगे माना। हम मानेंगे क्या, माना 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है बालक, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 5 बराबर a अपॉन बी। अब a अपॉन बी क्या है, तो a अपॉन बी जहाँ a कॉमा बी पूर्णांक है, जहाँ a कॉमा बी क्या है जल्दी बताओ, पूर्णांक है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं, जो चीज इधर बच्चों माइनस में है वो उस पर जाके प्लस होगी, बोलो हाँ। यस, तो हमने रूट 5 बच्चों यहाँ कर दिया, और ये जो चीज प्लस है इधर आके माइनस होगी, तो 4 माइनस ए बाय बी कर दिया। अब आप इसका एलसीएम देख सकते हैं, बी होगा। अब 4 से गुना, सॉरी अब बी से गुना 4 में मेरे बच्चे पहले एलसीएम समझो, बी होगा। अब जब 4 से गुना किया तो ये 4b होगा और माइनस ए होगा बराबर बच्चों रूट 5 होगा। आप देख सकते हैं ये क्या वही सिचुएशन नहीं आ गया जो इसके पहले था, क्या वही सिचुएशन आ गया ना बच्चों जो पहले था, कि इस तरफ की संख्याओं को देखेंगे तो यह संख्या परिमेय है और यह संख्या अपरिमेय है। तो फिर से वही लिखेंगे जो हमने लिखा था, इस पार्ट को लिखकर कि यह एक परिमेय संख्या है जो एक इतना अपरिमेय संख्या के बराबर है, ये कभी भी संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत था कि इतना इतना एक परिमेय संख्या है मेरे बच्चे लास्ट में, अतः रूट जो भी है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या ये हो जाएगा मुझे बताओ, क्या इसके आगे आप लिख पाओगे, इसके आगे आप लोग लिख पाओगे? तो बताओ जल्दी से, यस गुरुदेव इसके आगे लिख पाएंगे। सर आज प्रैक्टिकल एग्जाम है तो क्या दिक्कत है भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम पढ़ो। अभी अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पढ़ें। हो जाएगा तो जल्दी से यस लिख कर बताइए कि सर हो जाएगा, हो जाएगा मेरे बालक, जल्दी से। इसके आगे वही लिखना है कि यह एक परिमेय संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, ये कभी भी संभव नहीं है, अतः मेरा मानना या हमारा मानना गलत था कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्या आपको लगता है कि जो क्वेश्चन हमने बनाया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है? भाई इसमें क्या नया है, 2025 में बिहार बोर्ड ने भी पूछा है, इसमें नया क्या है? मुझे तो वही लगता है कि मानना है इसको, माना मेरे बच्चे, मानना है ना, मानना यही है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है बालक तो आप देखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 वो a बाय बी के रूप के बना, a बाय बी के बराबर होगा, जहां a कोमा बी क्या होगा, जहां a कोमा बी पूर्णांक होगा, जहां a कोमा बी क्या है, पूर्णांक है। अब आप देखेंगे तो ये रूट 3 उस पर चला जाएगा तो 5 माइनस ए बाय बी हो जाएगा बराबर रूट 3, एलसीएम यहाँ से b होगा और बच्चों b से गुना तो ये 5b माइनस का a होगा। अब आप जान भी करते हैं सब लोग, अब जानते ही हैं कि ये पार्ट कौन सा हो गया, परिमेय हो गया, और ये पार्ट अपरिमेय हो गया। फिर वही चीज आपको लिख देना है। 11 नंबर के लास्ट में अपरिमेय संख्या आपने छोड़ा है, ठीक है। डेली 10 घंटे क्लास करते रहे करके सर 450 आ जाएगा, मेहनत कीजिए, है ना। 11 नंबर में लास्ट में अपरिमेय की जगह परिमेय लिख दिए हैं गुरुदेव, अच्छा हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। 11 नंबर के लास्ट में मेरे बच्चे, नहीं यहाँ तो ये बिल्कुल सही लिखा, हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या, यही होगा, होगा तो यही। मैं अपने जगह बिल्कुल सही हूँ बच्चों। चलिए अगला सवाल, क्या इसको बना दोगे? मुझे जल्दी से लिखकर बताओ कि सर गर्दा उड़ा देंगे, क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? वही चीज़ तो है, मुझे तो कुछ अंतर नहीं लगता है। 3 प्लस रूट 5 बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बनेगा, एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन का। अगला सवाल थोड़ा इसको देखिए, लिखा है मेरे बच्चे सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं।
मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, जो दिया है उसको देखेंगे, 2 प्लस है ना, 2 प्लस दिया है, पहले नोट करते हैं कि जो दिया है वो दिया है 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों a और प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले बिठा देते हैं हम लोग a स्क्वायर, यानी मेरे बच्चे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे 2 का होल स्क्वायर 4 होता है और प्लस में 2 दूना सॉरी 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 हाँ सॉरी 2ab, तो 2 दूना 4, ये 4 रूट 3 हो गया, और रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, 4 और 3 7 होगा, तो 7 प्लस में 4 रूट 3, है ना। 7 प्लस में 4 रूट 3, इसको साबित करके दिखाना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब इसको क्या मानेंगे, अब इसको क्या मानेंगे, ठीक है ना सर। हाँ, अब इसको क्या मानेंगे जल्दी बताओ। तो अब तरीका अगर है तो आप मान भी सकते हैं, आप लिखेंगे माना, आप लिखेंगे माना मेरे बच्चे 7 प्लस 4 रूट 3 एक एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, मान लिए कि यह परिमेय संख्या है। बच्चों अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर हम a बटा बी मानेंगे, जहां ए बी को क्या मानेंगे, जहां a कोमा बी पूर्णांक है, जहां a कोमा बी क्या है बच्चों बताना, पूर्णांक है। आप देख सकते हैं, अब लिखेंगे 4 रूट 3 बराबर a बटा बी, बेचारा ये 7 चला गया माइनस में, 7 गया कहाँ माइनस में। अब बताओ अगर कोई चीज गुना में है तो भाग में जाएगा, तो अब लिखेंगे a बटा बी माइनस 7। अब ये जो इधर से जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 1/4, है ना, 4 जाकर के हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, रूट 3 बराबर नीचे का एलसीएम लीजिए बच्चों, नीचे का एलसीएम हमारा b है, b एलसीएम है, तो लिखेंगे a माइनस में 7b और गुना है 1/4। तो रूट 3 बराबर लिखेंगे a माइनस 7b अपॉन b गुना 4 तो 4b। अब वही बात हो गया, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे संजय सर, ये पार्ट तो पड़ी में है, ये पार्ट तो पड़ी में है, जबकि रूट 3 आप सबको पता है कि ये पार्ट तो अपड़ी में है। तो हम सीधा कहेंगे भैया एक पड़ी में है और एक अपड़ी में है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, अतः मेरा मानना गलत था, अतः मेरा मानना गलत था कि यह एक पड़ी में संख्या है। हो जाएगा बताओ, इसके आगे लिख देंगे, अरे भैया जल्दी से बोलो कि हाँ गुरुदेव, इसके आगे लिख देंगे, सब लोग यस लिखकर भेज दीजिए कि इसके आगे तो बहुत आराम से लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे तो बताइए। सर आज नन हिंदी पहले था, एडमिट कार्ड में संस्कृत हो गया है, हे भगवान, ये आप चेक नहीं किए थे पहले, चेक करना चाहिए था ना, ये कैसे हो गया। चेक करना चाहिए था ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये एक चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब बताइए क्या हम आगे पढ़ाई किए, आगे हम लोग पढ़ाई करें या फिर एक चैप्टर को रहने दें, एक चैप्टर ही रहने दें या आगे पढ़ाएं, जल्दी बताओ। अगर आप लोग कहोगे आगे पढ़ाने, अगर आगे नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम 1 बजे आप लोग का क्लास लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इस क्लास को भी पहला दिन है, ज़्यादा डोज ठीक नहीं है, रहने दिया जाए और 1 बजे क्लास होना चाहिए, कितने बच्चे चाहते हैं बोलो कि 1 बजे क्लास होना चाहिए। इसको रहने दिया जाए या और आगे बढ़ाना है, जल्दी बताओ। इसको रहने देंगे तो फिर 1 बजे हम आपकी क्लास लेंगे। रहने दिया जाए, ठीक है ना। चलो, तो हाँ आज एग्जाम वगैरह भी आप लोग को देने जाना है, तो मेरे बच्चे कितने बजे तक आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर खत्म होता है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का जल्दी खत्म हो जाता होगा मुझे विश्वास है ना। तो हम अगली क्लास शेड्यूल करते हैं 1 बजे ऐप के अंदर, है ना। तो मेरे बच्चे 1 PM में आपका चलेगा क्रैश कोर्स, क्या चलेगा, क्रैश कोर्स का जो भी लेक्चर बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे 1 बजे। तो आज से ही आप लोग जुड़ना शुरू कर देंगे 1 बजे दिन में। जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे, आप लोग बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, है ना। रिकॉर्डर देख लीजिएगा आप लोग, जिनको भी जो भी चीज़ बचा हुआ है
वो रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो 1 बजे बच्चों, सर 3 बजे तक हम आते हैं, हे भगवान, तो 1 बजे हम पढ़ाएंगे। जो बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बायो का टॉपिक है, जनन चैप्टर का लास्ट हमारा लेक्चर बचा है, तो जनन का लास्ट लेक्चर बचा है, उसको हम कवर करेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे वो लोग बाद में अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। सर 1 बजे एग्जाम होता है, 1 बजे तक एग्जाम ही होता है, हे भगवान, परीक्षा होता है 1 बजे तक, 4 बजे सर, अच्छा 4 बजे पढ़ाना है मुझे, बताओ कब पढ़ाना है। ठीक है, मैं एक बार पोल कर लूंगा, ठीक है, मैं एक बार व्हाट्सएप पे पोल कर लूंगा। अगर आप लोग कहोगे कि 1 बजे तक दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 PM में पढ़ लेंगे, है ना। 1 बजे प्रॉब्लम होगा तो 4 बजे देखते हैं, नहीं तो बस एक दिन की बात है ना। अरे मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत बच्चे जुड़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, 50-100 बच्चे तो जुड़ेंगे ना। चलिए, पहला क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चों। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग लिखेंगे कि आज का ये क्लास, जो पहला चैप्टर हमने आपको कवर करवाया, ये बच्चों वन शॉट टाइप का हो गया, आप लोग को कैसा लगा। प्लीज़ 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 सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद बच्चों।